सो हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है। उसमें जो सक्सेस कैंडिडेट है अभिजीत तिवारी, उनसे आज हम ये डिस्कशन करेंगे। अभिजीत ने बहुत अच्छी रैंक में क्लियर किया है एफसीआई एजी 3 टेक्निकल को, तो आज हमारा डिस्कशन उनके साथ रहेगा। सो अभिजीत, सबसे पहले तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है अभी सिलेक्शन के बाद? थोड़ा सा अब रिलैक्स महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स के बाद अब जा करके आप एक एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो थोड़ा सा खुद को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो अभी आपने जस्ट डिस्कस किया ही फेलियर, तो इस पे भी थोड़ा सा आएंगे, बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि एफसीआई एजी 3 का जब परसों रिजल्ट आ रहा था, तो वो आपने देखा होगा कि शाम से ही एक लिंक सर्कुलेट होना शुरू हुआ। फिर वो कितना जेन्युइन है ये नहीं पता चल रहा था। सुबह तक या देर रात वो वेबसाइट पे एक्टिव हुआ। तो आपने हम्म। कब देखा और कब आपको रियलाइज हुआ कि सिलेक्शन हो गया है, या कोई सर डायलेमा रहा इसमें? सर मैंने तो रात को ही देखा था। और मतलब पहले ईस्ट नॉर्थ जोन का आया, फिर वेस्ट जोन का आया, फिर साउथ जोन का आया। फिर हमें लगा कि ईस्ट जोन का आएगा, लेकिन उसके पहले नॉर्थ ईस्ट का आ गया, और सबसे एंड में जा करके ईस्ट का आया। तो सबसे एंड में देखा मैंने। लेकिन वही है, देखा तो बहुत मतलब अंदर से एकदम आउटबर्स्ट टाइप का हुआ कि यार, हाँ, मेरा नाम है वहाँ लिस्ट में। तो और भैया थे साथ में, तो उस टाइम थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ। तो बस यही था। वो रात याद रहेगी अब आगे। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपका ईस्ट जोन से टेक्निकल में यस सर। कौन सी रैंक रही आपकी? सर मेरा 27 रैंक रहा है ईस्ट रैंक से। ओके। सो कैसा लगा फिर? अभी फिर घर में किसको बताया उसके बाद? भैया के बाद पेरेंट्स को या फिर किसी और को, दोस्तों को? सर रात तो बहुत हो गया था, तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी घर पे नहीं थे, वो ट्रैवल कर रहे थे कहीं, तो उस टाइम फोन लग नहीं पा रहा था। फिर वो सुबह आए और उनको रिसीव करने गया, तो बताया फिर कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो भी बहुत खुश हुए। बहुत टाइम भी हो गया था मुझे प्रिपेयर करते हुए, 1 साल 1.5 साल 2 साल लग गए थे ऑलमोस्ट। तो वो भी बहुत रिलीव थे कि हाँ चलो, अब सबका ही हो गया घर पे। ओके। सो अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, कि आप यहाँ तक जो है सफर वो कैसा रहा और कब आपने शुरू किया था? सर मैंने ग्रेजुएशन पंतनगर से 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने वहाँ बिग बास्केट में ज्वाइन किया। बिग बास्केट में मैंने 1 साल तक किया, मतलब ऑलमोस्ट 10 मंथ। उसके बाद मैंने वहाँ का थोड़ा सा देखा, टाइम दिया वहाँ पे, तो मुझे उतना सुटेबल नहीं लगा। मतलब मेरे हिसाब से वो चीज़ें नहीं थी। थोड़ा सा मुझे चिल्ड इन्वायरमेंट में काम करना ज़्यादा पसंद आता है, और प्राइवेट में प्रेशर थोड़ा सा रहता है काम का। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि खामखा की प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अभी करियर में और भी एवेन्यूज है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक नाबार्ड के लिए प्रिपेयर शुरू करते हैं। तो नाबार्ड के लिए शुरू तो किया। फिर उस बीच में देखा कि अभी आपको एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए हाथ में, फिर ही जा करके आप नाबार्ड के लिए एम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फिर बैंक का सोचा था पहले, बट उसी बीच में एफसीआई का भी रिक्रूटमेंट पिछले साल आया, तो हम्म। वो भरा मैंने। और मुझे मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, क्योंकि उसमें जोन भी सेलेक्ट करना बहुत ट्रिकी था। ठीक है। नॉर्थ में सीट्स ज़्यादा थी, बट मेरे घर से थोड़ा दूर था। और ईस्ट में सीट्स कम थी, लेकिन था मुझे कि हाँ एफसीआई में हो जाएगा, प्लस एज लिमिट और एप्लीकेंट्स भी कम रहते हैं। कट ऑफ भी हम्म। देखा था मैंने पिछले साल। तो उस हिसाब से फिर मैंने चूज किया कि नहीं, लेट्स टेक द रिस्क, इसमें तो कर ही सकते हैं। और एएफओ हमेशा बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता था कि एएफओ तो है ही, अगर है। सेंट्रल लेवल पे करना है तो पिछले साल एएफओ का भी मैंने भरा था। एएफओ का तो सेकंड अटेम्प्ट था, और उसमें सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक भी गया था। तो वहाँ पे वो था। फिर एफसीआई का पेपर प्री उतने तैयारी के साथ नहीं दिया था मैंने, लेकिन फिर भी प्री क्लियर हो गया। और प्री क्लियर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया। तो वो थोड़ा सा ना सडन सा आया, और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस, और बहुत जल्दी फिर एग्जाम भी होना था। तो उस टाइम पे मैंने यही फोकस किया कि थोड़े से जो बैकग्राउंड नॉलेज मेरा था, कि मैंने कोटा में तैयारी की थी, तो हम्म। उसका थोड़ा सा रेमिनेंट बेनिफिट। रहता है कि आप हाँ। बायोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो वो थोड़ा सा दिमाग में कहीं बैकग्राउंड में था, तो वो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश की। और सेकंड फेज में टाइम तो नहीं था, तो जीएस का थोड़ा सा सोर्स मैंने एग्जाम बी से, वो जो कोर्स इम्प्रोवाइजेशन हुआ था उसके चक्कर में मुझे मिल गया था, तो वो हम्म। वहाँ से मैंने देखा था। तो
ये भी बहुत हेल्पफुल था। और उसके पहले जस्ट 3-4 दिन पहले एसएससी सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम दे करके मैं आया था। तो एक एक प्रैक्टिस बनी हुई थी क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश की और जीएस की। तो वहां से थोड़ा सा हेल्प हो गया। और ये पेपर थोड़ा सा अच्छा चला गया, मतलब थोड़ा काम माइंड के साथ दिया तो थोड़ा अच्छा चला गया। तो ये रिजल्ट ठीक ही हो गया ये। ये जो आपकी जर्नी है ना, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो इससे। यस तो सर। आपने ना जब बिग बास्केट को ड्रॉप करने का सोचा तो आपके माइंड में मतलब एएफओ तो क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो वो रहता ही है माइंड में। यस सर। और पन्नागर से तो काफी सारे एएफओ हैं तो वो एक ना कहीं वो लेगेसी टाइप की बनी आती है, ये तो ऑप्शन है ही सीनियर्स को देख के। सो नाबार्ड आपके माइंड में कैसे आया और नाबार्ड कैसे प्रिपेयर करना शुरू किया आपने? सर नाबार्ड का बेसिकली वर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग देता है। तो हम्म। मुझे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम करना था। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उतना मेरा अवेयरनेस नहीं था चीज़ों को लेकर के, बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैं जॉब में आया मैं चीज़ें एक्सप्लोर करता था। और एग्रीकल्चर सेक्टर को काम करते समय मैं थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा। फिर बिग बास्केट में ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस मिला तो मुझे लगा कि बहुत सारे गैप्स हैं। तो फिर हाँ। मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा कुछ करने के लिए क्या हो सकता है। और वहां पे मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही थी करने को, तो मेरे को लगा कि और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर मैंने देखा कि नाबार्ड है वो प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, उसमें पूरा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होती है। और बहुत मतलब एक एक्साइटिंग चीज थी। प्लस हम्म। उसमें सैलरी का भी बहुत अच्छा ये हाँ, था। तो ग्रोथ भी अच्छी है। हाँ, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। आप मतलब एक अच्छा स्टेबल लाइफ आप इमेजिन कर सकते हो वहां पर जा करके। तो फिर वहां से मुझे नाबार्ड की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया। फिर मैंने ट्राई किया कि जॉब के साथ थोड़ा प्रिपेयर करूं, बट इट इज रियली नॉट पॉसिबल कि आप पूरा फोकस दे पाओ। तो उस टाइम मैंने सोचा कि लेट्स क्विट द जॉब और फुल्ली फोकस करते हैं नाबार्ड के लिए। तो वहां से फिर मैंने नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो इन ड्यू प्रोसेस आपको पता ही है कि मतलब नाबार्ड तो सीट्स कम होती हैं तो थोड़ा आपको एक स्टेबल इनकम का भी सोर्स चाहिए होता है। और हम्म। गवर्नमेंट में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है काम को लेकर के, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रहता है। तो मैंने ये सोचा कि एएफओ ज्वाइन करके या फिर कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ज्वाइन करके मैं कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू प्रिपरेशन। करूँगा तैयारी। तो तो ये था। आपका नाबार्ड का पहला अटेम्प्ट 2022 का ही रहा? हाँ यस सर। ट्वेंटी वो वन में नहीं, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। 21 में मैंने दिया था, उसमें प्री में नहीं हुआ था, बट उस टाइम बहुत मार्जिन कम था तो मेरे को लगा फिर एक बार देना चाहिए। तो दूसरी बार मैंने दिया तो प्री क्वालिफाई हुआ 22 में, और मेंस तक जा मैंने लिखा था, बट मेंस में नहीं हो पाया। 16 मार्क्स से रह गया मेरा मेंस उस टाइम। तो एक है वो चीज़, तो आगे देख सकते हैं होगा मे बी। देख सकते हैं तो लास्ट ईयर मतलब एक तो नाबार्ड रहा यस सर। जिसमें कि प्रीलिम्स में तो सक्सेस मिली बट मेंस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बाद। तो अब आपको उसमें पता चल गया होगा कि कहाँ पे गैप्स रहे, अब इस बार अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। यस फिर सर। उसके बाद एएफओ, एएफओ में क्या रहा? सर एएफओ में मैंने 21 में फर्स्ट दिया था। 20 में ग्रेजुएशन था मैंने, लेकिन उस साल दिया नहीं था क्योंकि उस टाइम क्लियर नहीं था कि मेरे को देना है कि नहीं देना है। हम्म। प्राइवेट के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा था, तो उस टाइम मैंने नहीं दिया था। तो हम्म। 21 में मैंने दिया था तो प्री और मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू तक मैं 21 में भी गया था। बट उस टाइम फिर मेंस में नंबर कम था। और इस साल भी मैंने दिया तो वही हुआ। मेंस में नंबर थोड़े कम रह गए। बट मेंस में नंबर कम होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मेरा एक रीजन ये था कि मैं थोड़ा एंग्शियस हो गया प्रिपरेशन को लेकर के, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी क्योंकि पैटर्न हर साल चेंज होते रहता है। मॉक्स देते हो बट फिर भी हम्म। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिलता नहीं है कभी। कभी आपका जो प्रिपरेशन है उससे मैच करेगा पेपर, कभी नहीं करेगा। ये तो तो वो है। चीज़ हुई मेरे साथ इस बार। मैंने जब पेपर दिया तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो गया था एग्जाम हॉल में जाते ही। मतलब मैं थोड़ा ब्लैकआउट हो गया था 5 मिनट के लिए, आई लॉस्ट माई 5 मिनट्स। तो हम्म। वो चीज़ थी। और फिर जब मैं वापस एग्जाम देने कंटिन्यू किया तो फिर भी वो फ्लो नहीं आ पाया, तो समवेयर मेरे मार्क्स थोड़े कम ही रह गए। और इंटरव्यू में तो कुछ खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो तो वो वो जो तो। एग्जामिनेशन प्रेशर की हम बात करते हैं, एग्जाम एंजाइटी, तो यस मतलब सर। वो आपने फील की और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम बहुत सारी उम्मीद या फिर प्रेशर लेके जब एग्जाम में बैठते हैं और यस सर। उस एग्जाम को ऐसा बना देते हैं कि मतलब एक काइंड ऑफ जीने या मरने का सवाल। यस सर। वो तो बिल्कुल। वो मुझे मुझे यही लगा कि वो बहुत गलत है। मतलब मेरा हाँ। पर्सनल एक्सपीरियंस ये हो गया कि अगर मैंने एएफओ का पेपर दिया और मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस होकर के गया था,
तो वहां से कुछ नहीं हुआ मुझे। बल्कि ये करना चाहिए था कि 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए था बिल्कुल, और रिलैक्स होकर के पेपर देना चाहिए था, क्योंकि मैंने उससे पहले जितना पढ़ा था वो सफिशिएंट था। हम्म। और एफसीआई में मैंने वही चीज हुई मेरे साथ, मतलब वो मैंने किया नहीं, वो मेरे साथ हुई। एसएससी क्योंकि की उस वजह से टाइम हो पे, गया। हाँ उस टाइम पे एसएससी सीजीएल का टीयर 2 पेपर था, तो हाँ। वो भी मैं दे रहा था। और उसके जस्ट 3 या 4 दिन के बाद तुरंत तुरंत में ये शेड्यूल हो गया इसका मेंस भी। तो सबकॉन्शियसली यही चीजें हुई कि आप जाओ और सीधे एग्जाम दो, बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। जो बैकग्राउंड नॉलेज है आप उसी पे बेस्ड अपना पेपर दोगे। तो उसमें ये भी था कि यार अब प्रेशर क्या लें, जब कुछ पढ़ाई नहीं है तो जो होगा वो देखेंगे। तो वो इत्मीनान से दिया, और मेरे नंबर ठीक ही हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ईस्ट जोन में हो ई और, जोन में तो कट ऑफ वैसे ही ज्यादा हाँ, गई है। तो वो चीज, अब मुझे यही चीज सीख मिली कि अब प्रेशर लेकर के भी कुछ नहीं कर सकते हो, ना लेकर के तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये तो है। तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लोगों को कि 2 दिन पहले पढ़ना छोड़िए तो बिल्कुल। हाँ, जब पूरे साल भर पढ़ा है तो उस पर भरोसा, ये अगर तो। आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम ऐसे शुरू हो गई है तो आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए। देखो, एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, ये तो आपको भी पता नहीं चला होगा एग्जाम से पहले। एग्जैक्टली सर, वो ये तो एग्जाम के दिन ही कब पता चलेगा। कब कब हो रहा है कि ऐसे सर, ये पूरे जनरेशन की ही प्रॉब्लम है अभी फिलहाल। तो किसी से भी पूछ लो तो एग्जाम के बारे में वो वैसा ही फीडबैक मिलेगा। ये हाँ थोड़ा सा बस। मतलब, हाँ जनरल भी है, मतलब होता ही है एग्जामिनेशन में। बट हम्म यही है कि ना, हम कितना प्रेशर ले रहे हैं एक एग्जामिनेशन को लेके। आप तो हम्म फिर भी डाइवर्स हो कि आपने नाबार्ड भी दिया, फिर एएफओ भी था साथ में, एसएससी सीजीएल तक टीयर 2 आप दे रहे हैं, तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, फिर एफसीआईजी 3 भी। बट सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट केवल एएफओ को टारगेट कर रहा है या एग्री एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, तो फिर कितना प्रेशर लेवल हो जाता है हाई। एग्जैक्टली सर, वो तो है बिल्कुल एकदम। सामने देख करके चलना सही नहीं होता है। और इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा आप पे अनड्यू प्रेशर भी डालता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको 1 साल सेम साइकिल रिपीट करनी होगी, और उस प्रेशर के थ्रू हमेशा जाना होगा। तो वो चीज अच्छी नहीं होती है कहीं ना कहीं। आपको एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस ना हो करके सारे अपने आँख खुले रखने चाहिए कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी है, आप इस तरफ भी जा सकते हो, इवन आप प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हो। बस वही है कि आपका विजन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट में भी है। अपॉर्चुनिटीज तो दोनों ही जगह है, वो थोड़ा सा हमें देखने का भी थोड़ा सा ऑप्शन रहता है। खैर, हम तो काफी लंबे टाइम से कनेक्टेड हैं अभिजीत, और आप पन्नागर के भी जूनियर हो, हालांकि कॉलेज में तो नहीं मिले थे हम। यस बट आपको एग्जाम भी ने कैसे हेल्प किया, कहाँ से आपने एग्जाम भी को ज्वाइन किया है? सर, मैंने लास्ट ईयर एग्जाम भी का यूट्यूब से देखा था सेशन सर, आप ही का देखा था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था वीडियोस। तो मैंने कोर्स एएफओ के लिए सब्सक्राइब किया था जून में। हम्म। तो इन द ड्यू प्रोसेस वो सब हुआ। और एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे ये लगी कि जो डायनामिज्म था, कि मतलब अगर मेरा एफसीआई का एग्जाम शेड्यूल हो गया जो कि मेरे कोर्स में मेंशन नहीं था, स्टिल फैकल्टी ने ये एफर्ट किया कि आपको बेसिकली आपका सिलेक्शन मिल जाए। मतलब ये मेरा बाउंडेशन नहीं हो गया कि मैं एक एग्जाम के लिए एम कर रहा हूँ तो मैं वही दूंगा, एकदम मोनो कल्चर टाइप चल रहा है, वैसा हम्म। नहीं हुआ। आपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया कि हाँ इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने उस कोर्स में उसको एडजस्ट कर दिया। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और इससे मुझे हेल्प भी मिला कि मतलब जीएस का जो पोर्शन था वो और एकदम सटीक जगह मिल गया, और बायो का थोड़ा सा जो हाँ, बैकग्राउंड रिवीजन होता है वो बैकग्राउंड। भी मिल गया, तो अच्छा था वो। और नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए अगर हम कहें तो? सर नाबार्ड का भी एग्जामिनेशन, मतलब वही है उस टाइम पे, हाँ नाबार्ड के लिए मैंने एनरोलमेंट लिया था। नाबार्ड का सर बहुत करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डायनामिक है इस साल। हाँ। मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है पेपर, बस आप सोर्सेज को अच्छे से रेफर करते रहो। पीआईबी का और वो सब जो देखते रहना होता है, वो सब फॉलो करना ही है, वो तो यार, है। मुझे वो याद आ रहा है कि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, उसके बाद यस जब सर। हमारी बात हुई थी, तो हमने बताया था कि वो पीएमएमएसवाई वाले क्वेश्चन में उतना अच्छा हाँ। नहीं हो पाया जितना प्रिपेयर करके गए थे, या हमने जिस हिसाब से डिस्कशन किया था क्लासेस में भी और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी, मॉक टेस्ट में भी। यस सर। सर वो होता ही है एग्जाम प्रेशर की वजह से ही शायद, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस का, उसकी वजह से मेरे दिमाग में वो शायद पॉइंट्स नहीं आ पाए। हाँ लेकिन ये चीज था कि नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस आने थे, वो सर वो वहाँ पे पॉइंट्स मुझे मिले थे बहुत। उसमें तो टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा मुझे
एक्सपीरियंस मिल गया था पहले का, तो डिस्क्रिप्टिव तो मेरा ठीक हुआ था। बस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मुझे में। लगता है कि और थोड़ा सा मेहनत मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप कोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए, तो खास करके क्योंकि बहुत ब्रॉड है उसका होराइजन। आप मतलब कंप्लीट अगर आपको नॉलेज है तभी आप मतलब उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ये नहीं है, आप किसी एक सोर्स पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते। नहीं वो तो है खैर, अगर आपने ऐसे रटा हुआ है कि पीएमएफबीवाई खरीफ 2%, रबी 1.5%, फिर वो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। वो बिल्कुल काम नहीं करेगा सर, वो तो है। ये तो है। खैर तो फिर अभी एफसीआई में तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है। यस सर। जो आपने कहा कि लॉट ऑफ फेलियर्स के बाद ये सक्सेस आई है, तो अभी आगे क्या है कि मतलब यहीं पे स्टॉप करनी है प्रिपरेशन, या आगे आप किस किस ऑप्शंस को देख रहे हैं? सर फिलहाल के लिए तो थोड़ा रिलैक्स करूंगा खुद को, क्योंकि एक फेज 2 साल का जो था उसको थोड़ा सा कूल कूल डाउन होना भी जरूरी है। उसके बाद सर देखता हूँ आगे का प्रिपरेशन कैसे होता है, वो तो रास्ता कंटिन्यू रहेगा ही। तो अभी एंजॉय करने का पूरा सोचा हुआ है। सर देखते हैं सर क्या होता अच्छा, है। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? देखो कई बार होता है, अब आपको भी पता है कि आपने बहुत मेहनत की, या फिर हम किसी के एजुकेशन या किसी की पढ़ाई को कंपेयर नहीं कर पाते कभी भी किसी भी एक रिजल्ट से, फाइनल सिलेक्शन में हुआ या नहीं हुआ। तो यस अगर सर। किसी स्टूडेंट का 1 या 2 साल नहीं हो पाया है, तो आप हम्म। क्या कहना चाहोगे कि उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए? सर आई थिंक उसको एक टाइमलाइन, जो भी अगर किसी भी एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं उनको एक टाइमलाइन डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्योंकि करियर में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक चीज पे स्टिक करके रह गए ना, तो इनिशियली जैसे आप अगर आप अभी बहुत सारे अब जैसे ग्रेजुएट हुए तो आपको मार्केट में आना है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आप प्राइवेट की तरफ जाओ गवर्नमेंट की तरफ जाओ, आपको मन है कि प्राइवेट भी एक्सप्लोर करो गवर्नमेंट, तो आप दोनों जगह जाने के लिए आप इतना टाइम लाइन बना लो कि हाँ मैं 2 साल तक के लिए ट्राई करूंगा। अगर मेरा होना रहेगा तो 2 साल में जरूर हो जाएगा, नहीं तो इट डजेंट बिकम टू मच ऑन वन साइड, तो हम्म। आपको स्विच करना भी टाइम से आना चाहिए। अब अगर मेरा एफसीआई में नहीं होता इस टाइम पे, तो मैं सीएबीएम जो होता है, एग्री सॉरी, बिजनेस एग्री मैनेजमेंट। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके तरफ मैं जाता, सीमैट या फिर कैट का एग्जाम मैं इस बार जरूर देता। लेकिन अब इस बार हो गया है तो आई विल डेफिनेटली स्टिक टू दिस साइड ओनली, क्योंकि मेरा टाइमलाइन अभी यहाँ पे था। लेकिन हाँ ये एंड पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं इतने तक ही करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि जब मुझे याद है मैं मेडिकल का भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो हाँ। उसी टाइम की वजह से मैंने एग्रीकल्चर भी ज्वाइन किया था। और मुझे लगता है कि एक डिसीजन अगर आप लेते हो तो फिर वो अच्छे की तरफ भी ले जाता है, अगर आप उस पर कंप्लीटली डेडिकेट होकर के लगो तो। ये तो है, और मतलब टाइमलाइन बहुत जरूरी है, हम Yes. डेडिकेट होके लगे भी हैं, और फिर ऐसा ना हो कि हम लगे ही रह जाएं। हाँ वो मतलब कई बार फेलियर के बाद आदमी खुद को बताता है कि नहीं नहीं एक और अटेम्प्ट दे देते हैं, तो वो जब हाँ। सिचुएशन आ जाती है तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, अगर आप एक जगह टिके हुए हो नहीं तो वो वो। तो है, और बात मतलब फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है, और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स फिर से होगा या नहीं होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा। अभी एंजाइटी या कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में हो गया, हम नहीं कह सकते हैं। मतलब कई एग्जैक्टली बार सर। तो स्टूडेंट का ऐसा होता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन की नेक्स्ट ईयर के लिए, और कुछ रीजन की वजह से एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए टाइम पे। एग्जैक्टली हो ये सकता भी है हो ना, सकता मतलब। है, मतलब किसी को एंग्जाइटी हो गई जरूरी नहीं है, किसी को हाँ। ये भी हो सकता है कि आप पहुंचे ही ना टाइम पे, तो ये जी भी हो नहीं सकता टाइम। है। वो हो गया था एक बार एक स्टूडेंट का कि उसका सेंटर ही पता नहीं कैसे दूर हो गया, अदरवाइज जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वही मिलता है। वो हम्म। सेंटर दूर हो गया, वो जिस ट्रेन में गया तो ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई, नहीं पहुंच पाया। क्या उसमें कर सकता है कोई? तो वो सारी चीजों के लिए हमें रेडी रहना है। खैर ये आपने अच्छा सोचा था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमको डिफरेंट एवेन्यूज को देखना है, ये तो मैं हर स्टूडेंट से ही कहूंगा। तो काफी अच्छा रहा अभिजीत आपसे डिस्कस करके, एंड काफी लंबे टाइम से आप क्लास में रेगुलरली भी आते हैं, तो एक कनेक्शन वो तब से भी था। यस सर। तो आगे भी उम्मीद करेंगे अभी यस सर डेफिनेटली। ये नाबार्ड तो। के एग्जामिनेशन के लिए। सो सो यहीं पे अभी हम इसको विश्राम देते हैं। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली। थैंक यू आप सर। ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें, थैंक यू मुस्कुराते सर। रहें। यस सर, थैंक यू सर। क्यों